हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं वर्ग बीए के फर्स्ट पार्ट में पढ़ती हूँ। आज हम लोग का टॉपिक है भारत में जनगणना के बारे में। आखिर ये जनगणना क्या है और ये जनगणना कैसी होती है, इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर ये जो भारत में जनगणना है ये चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनगणना क्या है, कि आखिर हम लोग इस जनगणना के बारे में क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में जनगणना की आवृत्ति, यानी भारत में इसका रूप कैसा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नोडल मंत्रालय और कानूनी यानी संवैधानिक प्रावधान, ये जनगणना जो आखिर की जाती है इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सूचना की गोपनीयता, यानी सूचना की गोपनीयता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आखिर ये टॉपिक चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो अभी क्या हुआ है कि 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, वर्ष 2021 में, उसको क्या कर दिया गया, मतलब वो नहीं हुई, वो कैंसिल हो गई है। और उसी को बढ़ाकर कब कर दिया गया है कि 2024-25 में। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं 2021 में क्या हुआ था, कोरोना जैसी भीषण महाबीमारी आ गई थी, जिसे सभी लोग के जीवन बचाना ही काफ़ी मुश्किल था। ऐसी स्थिति में आखिर हम लोग जनगणना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी में ऐसा होता था कि मतलब एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना था, लोगों से दूर रहना था। और जनगणना करने के लिए तो सभी के घरे घरों जाकर पता करना होता है। तो इस स्थिति के कारण क्या हुआ कि कोरोना के कारण जनगणना को टाल दिया गया। और जो 2021 में जनगणना होने वाली थी वो कब होगी 2024-25 में। तो यही टॉपिक हमारा चर्चा में, इसी कारण मतलब ये टॉपिक हमारा चर्चा में बना हुआ है कि जो भारत की जनगणना 2021 में होने वाली थी वो 2024-25 में होगी। यही था जनगणना के बारे में, मतलब चर्चा में क्यों था। अब हम लोग जानते हैं जनगणना क्या है, आखिर मतलब हम लोग जनगणना क्यों करते हैं, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ना क्यों आवश्यक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जनगणना क्या है, मतलब एक विशिष्ट समय पर यानी 10 वर्षों पर, एक विशिष्ट समय पर जितने भी हमारे भारत देश के लोग हैं उनके जनसांख्यिकीय, जितने भी लोग हैं भारतवासी, यानी उनके जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक, जनगणना क्या है, तो एक विशिष्ट समय के अंतर्गत कितना क्या है कि जितने भी जनसांख्यिक है, जितने भी लोग हैं उनके जनसांख्यिकीय, आर्थिक और राजनीतिक डेटा को एकत्र कर उसका विश्लेषण और प्रसारित किया जाता है। इसका जितना भी डेटा है उसे डेटा को एकत्र कर क्या किया जाता है, उसका विश्लेषण और प्रसारित किया जाता है, मतलब प्रसारित करने की एक प्रक्रिया है। देखिए, इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं कि देखिए जनगणना आखिर क्या है। तो किसी भी विशिष्ट समय में जितने भी भारत के लोग हैं उनके जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक डेटा को एकत्र कर विश्लेषण और प्रसारित किया जाता है। यानी हमारे भारत में कितने भी लोग हैं, जनगणना के माध्यम से हमें मालूम चलेगा उनके धर्म के बारे में, कि मान लीजिए हिंदू धर्म के लोग कितने हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, यानी किस धर्म की अधिक मान्यता है और किस धर्म में मतलब अधिक लोग हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। या फिर या कितने लोग शिक्षित हैं या कितने लोग अशिक्षित हैं, इनकी शिक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे। और जो अशिक्षित है उनको क्या ऐसा प्रावधान दिया जाए, यानी सरकार द्वारा, कि वो भी शिक्षा ग्रहण कर सके ताकि देश के विकास के कार्यों में लग जाए। क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए ये आवश्यक है कि
वहाँ का नागरिक शिक्षित होना चाहिए, या महिला पुरुष में पुरुषों की संख्या कितनी है, यानी टोटल जो पुरुष की संख्या कितनी है हमारे देश में, महिला की संख्या कितनी है, आखिर कितनी महिला शिक्षित है और कितनी अशिक्षित है, और उनके अशिक्षित रह जाने के पीछे कारण क्या है, या फिर कितनी महिला कार्यशील है, कितने पुरुष कार्यशील है, इस सब के बारे में मतलब जानकारी प्राप्त की जाती है किसके, जनगणना के माध्यम से, या किसी भी जैसे जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक, उसका मतलब समाज में उनकी स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो कितने मतलब उनके पास रुपए कितने हैं, वो क्या दिन में अच्छे से खाना खा भी पाते हैं या नहीं खा पाते हैं, मतलब रुपए की कमी के कारण कितने गरीब है अमीर है, उसके बारे में क्या किया जाता है, विश्लेषण और प्रसारित किया जाता है क्या, जनगणना के माध्यम से। और जितने भी देश के जितने भी सभी व्यक्ति मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति, देश के कोने कोने में, हमारे भारत देश के कोने कोने से सभी व्यक्ति के बारे में पता लगाकर जनगणना में शामिल किया जाता है सभी लोगों को, जिसके कारण क्या कहा जाता है कि जैसे पिछले दशक की तुलना में, यानी जनगणना क्या हर 10 वर्षों पे होती है, तो 10 वर्षों में क्या किया जाता है, क्या होता है कि मतलब 10 वर्षों में जो जनगणना की जाती है तो क्या होता है कि हमारे मतलब इस वर्ष में हम देख लेंगे कि हमारे देश में किस चीज़ की कमी है, या धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, या लोग की शिक्षा के, या महिला पुरुष को लेकर ऐसा भेदभाव हो रहा है, तो हम लोग सरकार क्या करेगी, नई नई नीतियाँ लाएगी, नई नई नीतियाँ बनाएगी ताकि इस सब से दूर किया जाए। या अगर मान लीजिए जो महिलाएं हैं, लोग क्या कर रहे हैं, महिलाओं को गर्भ में ही मार दे रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों, कि दहेज के कारण, जब बेटियां बड़ी हो जाएगी तो उनके शादी के वक्त दहेज देना पड़ेगा, तो हम कुछ ऐसा करें कि बेटी शिक्षित हो जाए, वो अपने मतलब वो अपना काम करने लगे, या दहेज प्रथा को ही हम समाप्त कर देंगे। तो सरकार क्या करता है कि जितने भी लोग हैं उनकी स्थिति देखता है, या फिर किसी के पास मतलब धन कितना है, आर्थिक रूप से कितने मजबूत है कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए जो एकदम थी निम्न है, मतलब जिनके पास रुपए पैसा की एकदम कमी है, उनको क्या देगा, विशेष सुविधा देगा ताकि वो भी उच्च वर्गों के बराबर में आ सके। तो इसीलिए जनगणना की जाती है। तो आप लोग जान चुके हैं आखिर ये जनगणना क्या है, आखिर हम लोग को जनगणना क्यों करना चाहिए था। तो हमारे देश के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए जनगणना करना आवश्यक है, क्योंकि जनगणना के माध्यम से उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जितने भी डेटा को एकत्र करके उसे विश्लेषित और प्रसारित किया जाता है। अगर मान लीजिए अगर धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ, तो सरकार ऐसा योजना लाओ कि सभी को क्या करे, समानता के आधार की समानता का अधिकार मिले, क्योंकि हम जानते हैं हमारा भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश है, यानी सभी व्यक्ति को समान शासन मिले, लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ क्या होता है मतलब विभिन्नता, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, यानी यहाँ पर बहुत सारे जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा सभी के आधार पर लोग रहते हैं, परंतु उनका रहन सहन अलग रहता है, फिर भी एक साथ मिलकर रहते हैं। तो कहीं उनमें कुछ कमी तो नहीं आ गई है, तो ये क्या कहता है, जनगणना के माध्यम से एकत्र कर और किस चीज़ में कमी आ गई उसे सुधारने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा। तो इसीलिए हम लोग को जनगणना जानना आवश्यक है। जो हमारा टॉपिक था जनगणना क्या है, तो इन्हीं सभी कारणों के लिए जनगणना जानना आवश्यक है। और ये चर्चा में क्यों था आप लोग ये भी जान गए, क्योंकि जो 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन परंतु क्या हुआ था, कोविड-19 की वजह से, यानी कोरोना वायरस फैलने की वजह से ये जनगणना कब 2023-24 में होगी। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि भारत में जनगणना की आवृत्ति, यानी जैसे जनगणना की शुरुआत कब से हुई इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत में जनगणना क्या की जाती है, प्रत्येक 10 वर्षों पर, यानी प्रत्येक 10 वर्षों पर क्या की जाती है, भारत में जनगणना की जाती है। और सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1830 ईस्वी में, यानी
जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, अभी अंग्रेज़ों का गुलाम था, तभी की गई थी सबसे पहली जनगणना की गई थी। पहली पूर्ण जनगणना की गई थी कब? 1830 में। किसके नेतृत्व में की गई थी? आखिर कोई व्यक्ति तो होगा, तो कौन व्यक्ति थे? वो थे हेनरी वाल्टर। देखिए, हेनरी वाल्टर व्यक्ति थे, इनके नेतृत्व में क्या की गई थी? पूरे भारत में जनगणना की गई थी कि भारत की जनसंख्या कितनी है, जनगणना की गई थी। और कब की गई थी? 1830 ईस्वी में। ठीक है, हेनरी वाल्टर द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? मतलब जैसे इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे था, जहाँ पे सभी डाटा को एकत्र किया जाता था? ढाका में। ढाका ये कहाँ है? ये देख लेते हैं मैप में। देखिए, ये है, देखिए ये है हमारे पूरे भारत का मैप। दिख रहा है आप लोगों को? पूरा भारत है, ठीक है, ये पूरे भारत का मैप है। तो पहले हम लोग जानते ही थे कि जो ये पाकिस्तान क्या था, भारत में ही था। ये तो 15 अगस्त 1947 को ना आज़ाद होकर अलग अपना राज्य बन गया है। तो ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश सभी भारत के हिस्से थे, परंतु जब विभाजन हुआ तो ये क्या बन गया? ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान, यानी जो अब बाद में इसका नाम का बदल के बांग्लादेश रख दिया गया। तो ये है ढाका। उस समय तो ये भारत का हिस्सा था। तो दिख रहा है आप लोग को ये ढाका। यहीं पे सबसे पहले क्या की गई थी? जनगणना करवाई गई थी। किनके नेतृत्व में? हेनरी वाल्टर के नेतृत्व में। अब थोड़ा हम लोग इसकी भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं कि बांग्लादेश कहाँ स्थित है। देखिए, और भारत के किन किन राज्यों से अपना सीमा साझा करता है? तो देखिए, ये भारत है पूरा। देखिए, सबसे पहले तो ये पश्चिम बंगाल सबसे अधिक सीमा इसी से तय करता है। दिख रही है हरा कलर का, यहाँ से ऊपर से है, यह है पश्चिम बंगाल, इससे सीमा साझा करता है। और हम लोग जानते हैं ये इधर से भारत के 7 सिस्टर राज्य है, यानी पूर्वोत्तर के 7 राज्य है। अब देख लेते हैं कि इन 7 राज्यों में से कितने राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। देखिए, ये हल्का से यहाँ पे दिख रहा है असम, जो गुलाबी कलर का है। देखिए, ये वाइट वाला क्या है? ये बांग्लादेश है, और ये सब भारत के राज्य है। तो ये असम के साथ हो गया, ये मेघालय के साथ हो गया, और देखिए असम के साथ यहाँ भी सीमा साझा करता है। और ये त्रिपुरा और इधर मिजोरम, यानी जो 7 सिस्टर है उसमें के 4 राज्य कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक पश्चिम बंगाल, यानी भारत के कुल 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है बांग्लादेश। और तो इसी की राजधानी अभी वर्तमान में क्या है? ढाका, जहाँ पे क्या किया गया था? 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा सबसे पहली बार जनगणना यहीं पे आयोजित की गई थी। चलिए, आप लोगों को मालूम चल गया कहाँ किया गया था? ढाका में। और जो ये हेनरी वाल्टर है ना, इन्हें क्या कहते हैं? भारत में जनगणना का जनक कहते हैं, यानी जो सबसे पहले किसी की शुरुआत कर देता है उसी को जनक कहा जाता है। तो भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत इन्हीं ने की थी। तो जनगणना के जनक के नाम के रूप में किसे जाना जाता है? हेनरी वाल्टर को। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कौन थे? हेनरी वाल्टर थे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में जो गैर समकालिक जनगणना की गई थी, गैर समकालिक जनगणना वो कब की गई थी? 1872 में। यानी जो 1872 में जनगणना की गई थी ना, तो ये नहीं है कि पूरे भारत में मतलब मतलब एक ही समय में किया गया था, नहीं, कि मतलब यहाँ पे राज्यों के हिसाब से, मतलब अलग अलग राज्यों में जितने भी राज्य है भारत में, उन्हें अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समयों पे किया गया था। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गैर समकालिक जनगणना कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग किया गया था। और ये किन के मतलब नेतृत्व में किया गया था? तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, यानी भारत में क्या होता था, अंग्रेजों का शासन था, तो उनके जो अधिकारी होते थे भारत में गवर्नर जनरल कहलाते थे।
तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो, सॉरी लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो थे। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। तो इनके नेतृत्व में क्या किया गया था? गैर समकालिक जनगणना की गई थी। कब की गई थी? 1872 में। और सबसे पहली बार जनगणना कब की गई थी? पहले मैं आप लोगों को बताई हूँ 1830 में हेनरी वाल्टर के नेतृत्व में। और 1872 में जो गैर समकालिक जनगणना की गई थी वो किन के नेतृत्व में? जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय के तत्कालीन लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में। और सबसे पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत कब से मानी जाती है, यानी पूर्ण रूप से जनगणना किया जाने लगा कब से? पहली समकालिक जनगणना कब की गई थी? हमारे पूरे भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई थी? 1881 ईस्वी में। और किनके नेतृत्व में की गई थी? तो भारत के एक व्यक्ति थे, तो मतलब जनगणना आयुक्त द्वारा की गई थी, जिसके मुखिया कौन थे? W.C. पेलोरेन। कौन थे? W.C. पेलोरेन। सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा था। देखिए पहली बार जो समकालीन जनगणना कब की गई थी? 1881 में की गई थी। किन के नेतृत्व में? W.C. पेलेनोर। ये कौन थे? जो जनगणना आयुक्त होते हैं ना, उनके प्रमुख थे, यानी जो जनगणना करवाते हैं, जनगणना आयुक्त के प्रमुख यही थे, W.C. पेलोडेन। इनके नेतृत्व में कब? 1881 में पहली समकालीन जनगणना आयोजित की गई थी। और गैर समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1872 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो के द्वारा। और सबसे पहली बार जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा। तो क्या होता है कि सभी देशों में, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग प्रावधानों के तहत चाहे अलग अलग समयों पर जनगणना की जाती है। भारत में तो प्रत्येक 10 वर्षों तक पर जनगणना की जाती है, यानी जब 1881 में हो गया, उसके बाद 1891 में, 2001 में, 2011 में, सॉरी मतलब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1901 में, 1911 में, ऐसे करते करते अभी वर्तमान में क्या 2021 में होने वाला था, तो 2021 में ना होकर ये कब हो गया? 2024-25 में होगा। प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है। तो भारत में क्या होता है, जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है, परंतु अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर की जाती है। यानी जो अमेरिका हो गए, अमेरिका और ब्रिटेन, यहाँ पे भी जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? 10 वर्ष पर। परंतु जो कनाडा हो गया और जापान, यहाँ पे जनगणना कब की जाती है? 5 वर्षों पर की जाती है। चलिए मैं मैप में इनकी स्थिति दिखा देती हूँ, ये कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को, लिखा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अमेरिका पूरा देश है, ठीक है, दिख रहा है। यहीं पे जनगणना कितने वर्षों पे की जाती है? 10 वर्षों पर। और जो मैं कनाडा बताई हूँ, देखिए इन्हीं की सीमा साझा करता है, इन्हीं के उत्तर, अमेरिका के उत्तर में स्थित है, ये कनाडा है। और ये कितने वर्षों पर करता है? 5 वर्षों पर जनगणना करता है। उसके बाद क्या मैं बताई हूँ कि ब्रिटेन और जापान के बारे में। देखिए दिख रहा है आप लोगों को, ये यूनाइटेड किंगडम, यानी पहले इसका नाम ब्रिटेन था, परंतु अभी तो यूनाइटेड किंगडम हो गया है। यहाँ पे भी जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? 10 वर्षों पर। और एक जापान है जहाँ पे जनगणना 5 वर्षों पर की जाती है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए दिख रहा है आप लोग को, ये भारत है और ये यहाँ पे जो जापान, यहाँ पे जनगणना कितने वर्षों पे की जाती है? 5 वर्षों पर।
और किसी देश में तो क्या होता है कि मतलब अपने अतिरिक्त उनके अनुसार जब वो ठीक समझे अपना जनगणना करवा लेते हैं। तो यही था हमारा टॉपिक। क्या था, हम लोग जाने हैं कि भारत में जनगणना की आवृत्ति सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले तो हम लोग जाने हैं कि जो 1830 में पहली पूर्ण जनगणना की गई थी हेनरी बाल्टर के द्वारा ढाका में की गई थी, जिनको भारत में जनगणना के प्रमुख जनक भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जाने हैं गैर समकालिक जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। और उसके बाद हम लोग जाने हैं पहली समकालीन जनगणना 1881 में WC पेलोनोड के बारे में की गई थी। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है नोडल मंत्रालय और कानूनी और संवैधानिक प्रावधान। ये जनगणना करने में कानूनी और संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं ये जनगणना कब की जाती है। 10 की जनगणना है, यानी 10 की जनगणना यानी प्रत्येक 10 वर्षों पे की जाती है। और किन किन नेतृत्व में की जाती है, तो जो गृह मंत्रालय रहता है, क्या है, गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जो रहते हैं, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल और जितने भी जनगणना आयुक्त के कार्यालय रहते हैं, इनके अध्यक्ष के नेतृत्व में की जाती है जनगणना। किसके नेतृत्व में, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के जितने भी अध्यक्ष रहते हैं उनके नेतृत्व में की जाती है। और ये किस अधिनियम के तहत की जाती है, तो जनगणना अधिनियम 1948, यानी 1948 में एक अधिनियम मतलब पारित किया गया था, जनगणना पास किया गया था। अधिनियम 1948 के तहत क्या किया जाता है, इसे किया जाता है। और जनगणना अधिनियम 1948 के जो विधेयक कौन लाए थे, किनके द्वारा लाया गया था यह अधिनियम, तो उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा क्या की गई थी, जनगणना अधिनियम 1948 यह विधेयक लाया गया था। और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, इस विधेयक को संचालित किया जाता है, मतलब जनगणना करवाया जाता है। और जनगणना का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में क्या किया गया है, ये जनगणना के प्रावधान दिए गए हैं। और किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में बताया गया है। और 246वें अनुच्छेद में जनगणना के बारे में बताया गया है। तो यही है इसका कानूनी प्रावधान है। हम लोग क्या जाना था हमारा, इसका कानूनी प्रावधान क्या है, तो ये प्रत्येक 10 की जनगणना है, यानी प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है। परंतु अभी ये जनगणना रुकी हुई है। जो जनगणना 2021 में होने वाली थी 23-24 में होगी कोरोना के चलते। और किनके द्वारा ये संपन्न करवाया जाता है, तो जो गृह मंत्रालय रहता है और जनगणना आयुक्त के जो कार्यालय रहते हैं उसके अध्यक्ष के द्वारा। और किस अधिनियम के तहत ये करवाया जाता है, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत करवाया जाता है। और ये अधिनियम किनके द्वारा लाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और संविधान के अनुच्छेद 246 में इसका जिक्र है और 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। ये तो हो गई इसके संवैधानिक प्रावधान। अब हम लोग जानते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके,
चर्चा में क्यों था ये पढ़ लिए, जनगणना क्या है ये पढ़ लिए, भारत में जनगणना की आवृत्ति ये पढ़ लिए, नोडल मंत्रालय और संवैधानिक प्रावधान क्या था ये पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सूचना की गोपनीयता। आखिर इसकी सूचना की गोपनीयता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कि मान लीजिए जनगणना को लेकर कोई भी कार्य हो रहा है, जनगणना संबंधित कार्य, जनगणना संबंधित जितने भी कार्य हो रहे हैं वो न्यायालय में सुलभ नहीं है, यानी उनको न्यायालय में सुलभ नहीं है, यानी उनको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। और जो भी है, जो जनगणना अधिनियम हम बताए हैं कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना करवाई जाती है। तो जनगणना अधिनियम 1948 है, 1948 है, वो क्या करता है, गोपनीयता की गारंटी देता है, गोपनीयता की गारंटी देता है। अच्छा, जितने भी सार्वजनिक या जनगणना के अधिकारी है, जितने भी सार्वजनिक या जनगणना अधिकारी है, अगर जनगणना संबंधित कोई भी कार्य मतलब जो जनगणना के बारे में लिखा है उसका उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए क्या किया गया है, दंड का व्यवस्था की गई है, यानी उन्हें दंड दिया जा सकता है। हमारा क्या है, जितने भी हम पढ़े हैं, जो जनगणना संबंधित कार्य है वो न्यायालय में सुलभ नहीं है, यानी इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। और जनगणना अधिनियम 1948 के तहत गोपनीयता की गारंटी दी जाती है। और जितने भी सार्वजनिक और जनगणना अधिकारी है, अगर ये उनका जनगणना का उल्लंघन करेंगे किसी भी नियमों का, तो उनके लिए क्या है, दंड का व्यवस्था की गई है। चलिए एक बार हम लोग शुरू से देख लेते हैं कि हम लोग आज लोग किस किस टॉपिक पर बात किए हैं। सबसे पहले हम लोग जनगणना के बारे में जाने, ये चर्चा में क्यों है, इसके बाद जनगणना क्या होता है, उसके बाद भारत में जनगणना की आवृत्ति, उसके बाद नोडल मंत्रालय और संवैधानिक प्रावधान, और अंत में हम लोग सूचना की गोपनीयता के बारे में जाने हैं। तो जनगणना क्या है, तो मैं बताई हूँ कि अभी चर्चा में क्यों है। तो जो 2021 में जनगणना होने वाली थी वो कोरोना वायरस के चलते कब कर दी गई है, 2024-25 में। और विशिष्ट समय पर जितने भी जनसांख्यिक, आर्थिक, सामाजिक डाटा को एकत्र कर उसे विश्लेषित और प्रसारित किया जाता है जनगणना में। जनगणना के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि हमारे देश में महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, या कितने लोग शिक्षित है, अशिक्षित है, कितने लोग बेरोजगार है, या धर्म के आधार पर किस धर्म की मान्यता अधिक है, किस धर्म के ज़्यादा लोग हैं, उनके बारे में पता चलता है। उसके बाद हम लोग जाने हैं सबसे प्रत्येक 10 वर्षों पर ये जनगणना की जाती है। और भारत में हेनरी वाल्टर को क्या कहा जाता है, जनगणना का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जनगणना की शुरुआत इन्हीं ने की थी 1830 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग जाने हैं कि जो गैर समकालिक जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, वो लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में हुई थी। उसके बाद पहली समकालिक जनगणना यानी 1881 में W.C. पेलोरेड के नेतृत्व में की गई थी। उसके बाद हम लोग जाने हैं ये कौन थे, W.C. पेलोरेड जनगणना आयुक्त के प्रमुख थे। हम लोग जाने हैं कि जो अमेरिका और ब्रिटेन यहाँ और भारत, इन तीनों देशों में क्या 10 वर्षों पर जनगणना की जाती है। कनाडा, जापान, यहाँ पे 5 वर्षों पर जनगणना की जाती है, या कोई कोई देश में अपनी मर्जी से वो लोग जनगणना करवाते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जनगणना गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के अधिकारी द्वारा की जाती है। और जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ये जनगणना करवाई जाती है, जो सबसे पहली बार कौन लेके आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल लेके आए थे। और जनगणना के बारे में अनुच्छेद 246 में दिया गया है और 7वीं अनुसूची में दिया गया है जनगणना के बारे में। उसके बाद हम लोग जो जनगणना संबंधित कार्य के बारे में जाने हैं कि जनगणना संबंधित कार्य को लेकर न्यायालय में सुलभ नहीं है, यानी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं लोग। या जनगणना अधिनियम 1948 जो है
उसमें गोपनीयता की गारंटी देता है, या कोई भी सार्वजनिक या जनगणना करने वाला अधिकारी है वो जनगणना के नियमों का उल्लंघन करता है तो वो दंड का प्रावधान है। मुझे लगता है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।